हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं बच्चों? आप लोग सभी बच्चों, पढ़ाई करना बहुत ज़रूरी है ना। आज जो हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वेक्टर्स एडिशन, है ना। वेक्टर हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट कर दिया था, है ना। वेक्टर का इंट्रोडक्शन दीजिए, टाइप्स ऑफ वेक्टर मैंने बता दिया था, इंपॉर्टेंस ऑफ वेक्टर क्या होता है। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो देखा है तभी आपको आगे के वीडियो समझ में आएंगे, वेक्टर समझ में आएगा। मैंने आपको बताया था कि वेक्टर एक अलग तरीके का अलजेब्रा है, एक अलग तरीके का कैलकुलस है, एक मैथमेटिकल टूल है आपका फिजिक्स का। मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन चैप्टर नंबर 3 को हमने अभी, है ना, होल्ड पे रखा हुआ है। अभी हम चैप्टर नंबर 4 पढ़ रहे हैं, मोशन इन अ प्लेन, जिसमें वेक्टर लगता है। वेक्टर आपका मोशन इन ए स्ट्रेट लाइन में भी लगता था, तो मैंने वेक्टर कैलकुलस वेक्टर को ही पहले ही खत्म करने का सोचा हुआ है ना। और ये आपको आगे तक काम आएगा। ठीक है, पूरी फिजिक्स में बिना वेक्टर के आप डेरिवेशन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये आपका डेरिवेशन ग्रेटली सिंप्लीफाइड कर देता है और लॉ, फिजिक्स के लॉ को, है ना, इजीली डिस्क्राइब भी करता है। ठीक है, तो ये जो वेक्टर का, जैसे हमने सिंपल अलजेब्रा पढ़ा है, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, ऐसे ही वेक्टर में भी आपको पढ़ना है। एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन पढ़ना है। डिवीजन नहीं होता, क्योंकि डिवीजन में मैग्नीट्यूड तो डिवाइड हो जाएगा, डायरेक्शन डिवाइड नहीं होगी। और वेक्टर जो है वो, उसकी खास वेक्टर की खासियत क्या है कि वो, उसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ठीक है, तो स्केलर एडिशन से इसलिए थोड़ा सा परे है। चलिए, तो अब आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, क्या, वेक्टर्स एडिशन, है ना। वेक्टर्स का एडिशन देखना है बच्चों हमको। ठीक है, तो वेक्टर्स का एडिशन बच्चों हम दो मेथड से देखने वाले हैं यहाँ पे। एक तो होगी बच्चों वेक्टर्स एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड, ये है ना, जियोमेट्रिकल मेथड। ठीक है, या जिसे ग्राफिकल मेथड भी बोल रहे हैं। और सेकंड होगी बच्चों एनालिटिकल मेथड। ठीक है, एनालिटिकल मेथड। एनालिटिकल मतलब कि गणित से पूरा हम सॉल्व करेंगे, डेरिवेशन से। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोस लगा के और इस पे सम, एडिशन, रूट्स, ये सब लगा के हम एनालिटिकल मेथड से हम सॉल्व करेंगे। और ग्राफिकल मेथड या जियोमेट्रिकल मेथड में हम क्या करेंगे, वेक्टर्स बना बना के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बच्चों आज हम ये देखेंगे, एनालिटिकल मेथड की बातें हम सारी बाद में करेंगे, क्योंकि आज हमसे पूरा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं वेक्टर्स एडिशन पे, और सब्सट्रैक्शन भी पढ़ने वाले हैं बच्चों हम, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। तो बच्चों वेक्टर जो एडिशन हम करने वाले हैं, ये सिंपल जो अलजेब्रा हम पढ़ते हैं उसकी स्केलर अलजेब्रा, जैसे आप स्केलर क्वांटिटीज में एडिशन देखते हैं, है ना। जैसे कि 4 + 3 इक्वल्स टू, आपने बोल दिया 7, है ना। तो इस तरीके से नहीं होता है ये पॉसिबल। ठीक है, वेक्टर एडिशन जो होगा उसको दूसरे ही तरीके से किया जाता है। सपोज मैंने कहा, कंसीडर किया आपने एक पार्टिकल जो 4 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया, सपोज एक पॉइंट से, है ना, एक प्लेन पे। ठीक है, एक पार्टिकल पे एक वेक्टर एक्ट कर रहा है सपोज, या फिर एक पार्टिकल है जो डिस्प्लेस हुआ है अपने ही जगह से, कितना, 4 मीटर, ये इसका मैग्नीट्यूड है ना, ड्यू ईस्ट। ठीक है, कंसीडर अ पार्टिकल फर्स्ट डिस्प्लेस्ड ड्यू ईस्ट, 4 मीटर ड्यू ईस्ट, एंड देन टुवर्ड्स नॉर्थ 3 मीटर। ठीक है, तो आप बोलोगे 4 + 3 दैट इज 7 मीटर, तो ये रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे वेक्टर एडिशन में। क्यों? क्योंकि 4 मीटर + 3 मीटर, यहाँ पे अगर हम वेक्टर लगाते हैं तो उसकी एक डायरेक्शन, स्पेसिफिक डायरेक्शन होनी चाहिए। पहले यहाँ पे ये ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, अगर मैं इसको ईस्ट ले लूं, ये वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ, तो पहले ईस्ट जा रहा था और अब जा रहा है नॉर्थ डायरेक्शन में। ठीक है, तो मैं आपसे बोलूंगा कितना डिस्प्लेस हुआ, तो आप 4 + 3 बोलोगे तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 4 + 3 में मैग्नीट्यूड तो 7 मिल जाएगा आपको, लेकिन आपको डायरेक्शन नहीं मिलेगी एक स्पेसिफिक। क्या बोलोगे, ईस्ट या नॉर्थ, है ना। तो इसके लिए आप क्या करोगे, आप इसके स्टार्टिंग पॉइंट से, यानी कि इस वेक्टर की टेल से सेकंड वेक्टर के हेड तक एक और तीसरा वेक्टर लोगे, तीसरे वेक्टर की मदद लेनी पड़ेगी, है ना। यानी कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है, अगर इस डिस्प्लेसमेंट का नाम दे दिया मैंने सपोज PQ, और इस डिस्प्लेसमेंट का मैंने नाम दे दिया QR, तो PQ को मैं बच्चों कैसे लिखूंगा, वेक्टर है, अगर मान लीजिए PQ = दिस, फर्स्ट डिस्प्लेसमेंट हो गया ये आपका। और इसको और भी मैं नाम दे सकता हूं, सपोज मैंने बोल दिया वेक्टर A,
है ना। पी क्यू एक लेंथ को बताता है, ए वेक्टर, मतलब कि पी क्यू इज इक्वल टू वेक्टर ए, ठीक है। और क्यू आर इज इक्वल टू मैंने बोल दिया कितना, क्यू आर इज इक्वल टू मैंने बोल दिया वेक्टर सपोज बी, है ना, वेक्टर बी। और पी क्यू की अगर मैं बात करूं कि मैग्नीट्यूड कितना है, तो मैग्नीट्यूड के लिए मैंने क्या बोला था कि मॉड लगा लेंगे। तो मॉड कितना हो जाएगा बच्चों यहाँ पे 4, जिसमें डायरेक्शन हट जाती है, मॉड में से मैग्नीट्यूड बताना रहेगा। और क्यू आर में बच्चों क्या रहेगा, क्यू आर का अगर मॉड लेते हो यानी कि मैग्नीट्यूड, सिर्फ डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है, तो 3, ठीक है बच्चों। तो आपने पाइथागोरस थ्योरम देखा था, तो पाइथागोरस थ्योरम में आप क्या करते, यहां से ट्रायंगल बनाते हुए, है ना, आपने ये मिला दिया था। अब आप क्या करते, इसको आपने नाम दे दिया सपोज पी आर, ठीक है। तो पी आर का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये 90 डिग्री बना रहा है अगर मान लीजिए, तो पी क्यू स्क्वायर प्लस क्यू आर स्क्वायर कर देते थे, है ना। तो इससे भी ज्यादा इजी कर दिया था किसने, वेक्टर एडिशन ने, ठीक है ना। वेक्टर एडिशन कैसे हो जाता था बच्चों, मैंने बोला कि यहां से यहां गए, यहां से यहां गए, लेकिन डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं थी, तो क्या किया हमने, इसकी टेल से इसके हेड तक एक वेक्टर ले लेते हैं हम बच्चों, ठीक है ना। उस वेक्टर को नाम दिया हमने पी आर, ठीक। अब ये पी आर वेक्टर जो है वो वैसे ही सॉल्व होगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड है ये, मैंने क्या बोल दिया, इसका मैग्नीट्यूड निकालना है 4 और 3 का, तो वैसे सॉल्व होगा जैसे आप इसमें करते हैं, कैसे, पाइथागोरस थ्योरम में। तो पी आर का स्क्वायर, है ना, वेक्टर का ऐसे नहीं होता है स्क्वायर, ध्यान रखिएगा, मॉड लगाना पड़ेगा क्योंकि मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होगा, ठीक है, क्यू आर स्क्वायर। तो आपने बोल दिया ये 4 का स्क्वायर है और ये कितना है, 3 का स्क्वायर है, तो 4 4 16 प्लस 9 दैट इज 25 रूट में, ये क्योंकि पी आर था आपका, है ना। मॉड लगाओगे डायरेक्शन हट के पी आर हो जाएगा, तो पी आर कितना आ गया 5 मीटर। बात समझ में आ रही है बच्चों, ठीक है। लेकिन मैग्नीट्यूड तो आ गया 5 मीटर, लेकिन किस डायरेक्शन में, अब डायरेक्शन कौन सी है बच्चों, नॉर्थ ईस्ट, तो ये हो जाएगी डायरेक्शन इसकी ड्यू नॉर्थ ईस्ट। और ये क्या है, किस डायरेक्शन में था, पी क्यू ड्यू ईस्ट, और ये किस में था, ड्यू नॉर्थ, है ना। तो एक डायरेक्शन भी स्पेसिफाई हो गई और मैग्नीट्यूड भी मिल गया बच्चों। और इस वेक्टर को, ये जो पी आर वेक्टर है ना, ये एक ऐसा वेक्टर है जो दोनों ही वेक्टर का, जब ये दो वेक्टर एक साथ जो इफेक्ट दिखा रहे थे, तो ये उन दोनों का इफेक्ट अकेला दिखा रहा था, है ना। तो ये इन दोनों का रिजल्टेंट है, ये क्या कहलाता है बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। ये क्या कहलाता है, रिजल्टेंट वेक्टर, रिजल्टेंट वेक्टर। और ये दोनों वेक्टर्स क्या कहलाएंगे बच्चों, ये दोनों वेक्टर्स कहलाएंगे कॉम्पोनेंट वेक्टर्स, है ना। क्या कहलाएंगे, कॉम्पोनेंट वेक्टर। कॉम्पोनेंट वेक्टर्स वो वेक्टर्स होते हैं जो किसी एंगल से एक दूसरे पे, है ना, एक ही प्लेन पे किसी एंगल से लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो अगर मैं रिजल्टेंट वेक्टर को डिफाइन करूं, यहाँ पे रिजल्टेंट वेक्टर को अगर मैं डिफाइन करूं, ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीज है क्योंकि हमको हर जगह रिजल्टेंट ही निकालना है। मैं अभी और इसको समझाऊंगा। रिजल्टेंट वेक्टर, इट इज डिफाइंड एज द वेक्टर which describe या represents same effect as is produced by two or more। अभी तो दो ही वेक्टर नहीं है, हमने दो या दो से ज्यादा भी हो सकते, टू और मोर वेक्टर्स रिप्रेजेंट्स individually, है ना, individually together, yet together individually, है ना, represents together individually, together vectors, together individual vectors, है ना। जब ये दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक साथ मिलकर कोई इफेक्ट बता रहे होंगे, है ना, तो उतना ही इफेक्ट एक सिंगल वेक्टर दिखा रहा होगा जिसको हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। आ रही बात बच्चों समझ में आप लोग को। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैंने अगर सपोज इसको मैं रब करने जा रहा हूं, ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से, टाइम वेस्ट ना करते हुए, ठीक है। जैसे कि सपोज यहां से मैं रब कर रहा हूं इसको, मैंने अगर
सपोज इस ब्लॉक पे फोर्स लगाया, तो फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी होती है, एक डायरेक्शन में लगेगी। तो दो फोर्सेस लगे यहाँ पे, मैंने बोल दिया F1 और F2, एक है 10 न्यूटन और एक है 2 न्यूटन सपोज। तो डायरेक्शन ऑफ मोशन, अगर ये ब्लॉक हिलेगा तो किस डायरेक्शन में मोशन करेगा, जिस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा होगा, आप जानते हैं अच्छे से। तो इसका जो रिजल्टेंट फोर्स होगा वो बच्चों कितना होगा, दोनों का सम, क्योंकि दोनों ही एक साथ एक ही डायरेक्शन में लग रहे हैं, एक ही एंगल पे। तो ये हो जाएगा 10 + 2 12 न्यूटन। और डायरेक्शन क्या होगी, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, है ना, अप्लाइड फोर्स। डायरेक्शन ऑफ मोशन इज इन द डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड फोर्स, है ना। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसी को इस तरीके से खींचता, यहां से एक, यहां से ऐसा फोर्स लग रहा है F1 और यहां से लग रहा है फोर्स F2, है ना। दो लोग यहां से ऐसे करके खींच रहे हैं, इसको खींच रहे हैं, तो भी बच्चों ये क्या होगा, इस डायरेक्शन में ही आएगा, ठीक है, इस डायरेक्शन में ही आने वाला है। और डायरेक्शन यही रहेगी, मतलब कि ये तो लगा रहा था इस डायरेक्शन में, ये लगा रहा था इस डायरेक्शन में, और दोनों की डायरेक्शन स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन दोनों ही वेक्टर क्वांटिटी हैं। तो दोनों के ही इफेक्ट से, है ना, दोनों के ही इफेक्ट से ये जो क्या कहते हैं डायरेक्शन हो रही है मोशन की, वो क्या हो रही है, इस डायरेक्शन में, है ना। तो ये जो हो गया बच्चों, ये क्या हो गया, रिजल्टेंट फोर्स, जिसकी डायरेक्शन जो है मोशन की ही डायरेक्शन में है। बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों का इफेक्ट कौन बता रहा है, ये एक सिंगल वेक्टर, ठीक है, डायरेक्शन भी वही होगा और इसके मैग्नीट्यूड भी हम रिजॉल्व करके निकालेंगे मैथमेटिकली। तो क्या होगा, ये सिंगल इन दोनों को मिला के जो इफेक्ट होगा वो सिंगल दिखाएगा, ठीक है ना। इन दोनों को मिला के जो वैल्यू आएगी वही उसका रिजल्टेंट कहलाएगी। बात समझ में आ रही है आपको। तो चलिए बच्चों, फिर इसी के बाद हम बात करते हैं वेक्टर एडिशन की। इसको नोट कीजिए जल्दी से। तो देखिए बच्चों, वेक्टर एडिशन बाय ज्योमेट्रिकल मेथड हम पहले देखने वाले हैं, है ना। हम यहाँ दो वेक्टर्स की अभी बातें कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सपोज दो वेक्टर्स ऐसे हैं, अभी मैंने आपको बताया दो वेक्टर्स हैं, है ना। रिजल्टेंट उनका क्या होता है, A + B होता है, ठीक है ना। अभी देखिए, मैंने बोला कि अगर मान लीजिए व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन, अगर दो वेक्टर्स ऐसे हैं जो एक ही डायरेक्शन पे एक्ट कर रहे हैं, अगर मान लीजिए, ठीक है, और जिनका मैग्नीट्यूड जो है वो डिफरेंट है लेकिन डायरेक्शन सेम है, ठीक है। जैसे कि सपोज दिस वेक्टर A और एक छोटा वेक्टर ले लिया मैंने जिसकी लेंथ कम है यानी कि मैग्नीट्यूड कम है, वेक्टर B, ठीक है। तो इनका एडिशन कैसे होगा, ज्योमेट्रिकल मेथड से हम देख रहे हैं, ज्योमेट्री बना के हमको एडिशन करना है इसका। तो आप कैसे ऐड करोगे, मैंने आपको बताया था कि कोई भी वेक्टर है वो पैरेलल शिफ्ट हो सकता है। मतलब कि ये वेक्टर A है अगर मान लीजिए, तो मैं इसको ऐसे करके यहाँ पे शिफ्ट कर सकता हूँ, बस प्लेन चेंज नहीं होना चाहिए, या फिर इसको आगे ऐसे करके शिफ्ट कर सकता हूँ, है ना। तो एंगल में, डायरेक्शन में चेंज किए बिना और मैग्नीट्यूड में चेंज किए बिना इसका शिफ्ट पैरेलल शिफ्ट हो सकता है, जैसे हमने बोला था ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर। तो हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर B को हम यहाँ पे पहले लाके फिर हम यहाँ ले आएंगे, मतलब कि इस वेक्टर A के साथ, है ना, इस वेक्टर के हेड पे हम इसकी टेल शिफ्ट कर रहे हैं ऐसे करके, ठीक है, वेक्टर B की टेल लाइक दिस। और मैग्नीट्यूड हमने इतना ही लिया हुआ था, ये मैग्नीट्यूड उतना ही लिया हुआ है हमने, ठीक है। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये वेक्टर A हो गया, ये वेक्टर B हो गया, ठीक। और जब भी दो वेक्टर्स ऐसे होंगे एक ही डायरेक्शन में, तो वेक्टर का क्या हो जाता है, एडिशन हो जाता है। क्या हो जाता है, एडिशन। मैग्नीट्यूड क्योंकि क्या हो गए, मैग्नीट्यूड इसका बढ़ गया, है ना, मैग्नीट्यूड क्या हो गया, बढ़ गया। और डायरेक्शन भी कैसी है, एक ही है, ठीक है ना। तो मैग्नीट्यूड पहले A का इतना था, B का इतना था, ठीक है। तो इसका जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा, रिजल्टेंट वेक्टर जिसको हम R से डिनोट कर रहे हैं, वो कितना हो जाएगा बच्चों, वेक्टर A + वेक्टर B। बात समझ में आ रही है। जब सेम डायरेक्शन में होंगे तो ये क्या हो जाएंगे, रिजल्टेंट वेक्टर क्या हो जाएगा, उन दोनों का वेक्टर्स का एडिशन होगा, ठीक। ये चीज समझ में आई कि कब, जब व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द सेम डायरेक्शन। चलिए सेकंड पॉइंट है व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, तो वो भी देख लीजिए। सेकंड पॉइंट, व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, है ना।
ऑपोजिट डायरेक्शन। मतलब कि दो वेक्टर्स हैं, दो वेक्टर, सपोज मैंने बोल दिया एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है। वो वेक्टर बी जो है वो इस डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है, मतलब कि दोनों वेक्टर, एक वेक्टर ऐसे जा रहा है तो उसके ऑपोजिट डायरेक्शन वेक्टर बी एक्ट कर रहा है, एक ही प्लेन पे एक्ट कर रहे हैं, है ना। कोप्लेनर, मतलब ये क्या है, कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, ठीक है। हम अभी कोप्लेनर वेक्टर्स की बात कर रहे हैं। तब इस कंडीशन में क्या होगा बच्चों, इस कंडीशन में मैंने अभी आपको बताया कि इसी को आप पैरेलल शिफ्ट करेंगे, और मैंने आपको ये भी बताया कि जब भी एडिशन होगा तो आप पहले वेक्टर के टेल पे सेकंड वेक्टर, पहले वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर के क्या रख दोगे, टेल रख दोगे। जैसे आपने यहां रखा तो पहले वेक्टर के हेड पे सेकंड वेक्टर की टेल रख दी थी, ठीक है, बिना डायरेक्शन में चेंज किए। सिर्फ आपको पैरेलल शिफ्ट करना है, ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर वाली प्रॉपर्टी लगानी है। तो आप क्या करोगे, इसको पैरेलल शिफ्ट कर दोगे, ठीक है, और इसकी टेल को यहाँ पे इसके हेड पे पुटअप कर दोगे। तो ये बच्चों ऐसा बन जाएगा, पहले तो वेक्टर ए ये है आपका, ठीक है। अब इसकी टेल आप लाके शिफ्ट कर दो, मतलब यहां से ये शिफ्ट कर दोगे तो ये कैसा बन जाएगा, ऐसा। इसकी टेल यहां हो गई और ये वेक्टर बी यहां हो गया, है ना। वेक्टर ए ये था पूरा कंप्लीट और ये वेक्टर बी इस डायरेक्शन में। तो बच्चों मैग्नीट्यूड क्या होगा, कम होगा ना। वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, रिजल्टेंट वेक्टर होगा बच्चों ये दिस वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। मतलब कि जब ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होते हैं तो क्या आता है, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ठीक है। अब वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए क्यों नहीं, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी क्यों, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी इसलिए क्योंकि यहां पे मैग्नीट्यूड ए वेक्टर ए का ज्यादा है, जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होता है, ठीक है, उसी से माइनस होगा दूसरा वाला, और डायरेक्शन भी उसी की होगी जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा। हमने रिजल्टेंट को भी इसी डायरेक्शन में क्यों बनाया हुआ है, क्योंकि वेक्टर ए बड़ा है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ज्यादा है ना। तो जिसका मैग्नीट्यूड ज्यादा तो रिजल्टेंट वेक्टर की डायरेक्शन भी उसी के डायरेक्शन में होगी, है ना। तो व्हेन टू वेक्टर्स आर एक्टिंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन देन द रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स विल बी वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। क्लियर है बच्चों। चलिए, ये तो था तब जब हम दोनों वेक्टर्स एक ही डायरेक्शन में था या फिर ऑपोजिट है, मतलब कि यहाँ पे एंगल कितना है दो वेक्टर्स के बीच में, थीटा, है ना। थीटा मतलब कि क्या है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स ए एंड बी। यहाँ पे कितना था, 0 डिग्री था, है ना, 0 डिग्री था। तो आपने क्या किया, एक की हेड से एक की टेल जोड़ दी, आपने ऐसे लगा दिया, है ना। और इसका एंगल कितना है बच्चों, देखिए मैं इसको यहां पे ऐसे करके भी लिख सकता था, ये ऐसे वेक्टर ए है और इसकी टेल में टेल्स, या तो ध्यान रखिएगा, या तो ये इससे लग सकता था, नहीं तो ये ऐसे भी लग सकता था, इसकी टेल से इसकी टेल, मतलब कि दोनों की टेल कोइंसाइड कर सकते थे हम, है ना। तो ये हो जाता आपका ये वेक्टर ए हो जाता है इस डायरेक्शन में, और ये वेक्टर बी है तो वेक्टर बी कैसा हो जाता है इस डायरेक्शन में, तो वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो जाता। और इस कंडीशन में दोनों वेक्टर्स के बीच में एंगल कितना होता, 180 डिग्री। थीटा कितना होता, 180 डिग्री। इससे ज्यादा और इससे ज्यादा और 0 से कम तो होता ही नहीं, मैंने आपको बताया था। एंगल हमेशा थीटा जो होना चाहिए वो कैसा होना चाहिए, 0 से ग्रेटर या फिर इक्वल, और 180 से लेस या फिर इक्वल हो सकता है, ना इससे कम 0 से, ना 180 से ज्यादा। क्लियर है। चलिए, फिर ये तो हो गई जब हमने ऑपोजिट और सेम डायरेक्शन में लिया। हम किसी एंगल में अगर दो वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो क्या होता है ना, वहां बात करते हैं। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ये थोड़ा सा लंबा चलेगा, तो ये आप जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। तो देखिए बच्चों, तीसरा पॉइंट है व्हेन टू वेक्टर्स एक्ट एट सम एंगल। मतलब कि दो वेक्टर्स है, सपोज दो वेक्टर्स हमने ले लिए, एक वेक्टर ले लिया सपोज दिस वेक्टर ए, और एक वेक्टर ले लिया हमने सपोज दिस वेक्टर बी। दोनों ही कोप्लेनर है ना, मतलब कि कोप्लेनर वेक्टर्स हैं, और दोनों किसी एंगल पे एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, है ना। एक ही तरह का, या वेलोसिटी वेक्टर, फोर्स वेक्टर, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। तो कोई एंगल पे ये क्या कर रहे हैं, एक दूसरे से पे एक्ट कर रहे हैं। तो हमको सबसे पहले तो इसको अरेंज करना है, फिर उसके बाद एडिशन करना है। तो ये दो तरीके से अरेंज हो सकता है ना। देयर आर टू मेथड्स ऑफ एडिंग
वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दो मेथड्स हैं, है ना। तो वन बाय वन हम देखते हैं। पहला फर्स्ट ये है कि अगर मान लीजिए मैं एक के वेक्टर ए है, जैसे एक वेक्टर के हेड से दूसरे वेक्टर के टेल को कोइंसाइड कर दूं, है ना। व्हेन हेड ऑफ a vector coincides with tail of second vector, है ना। दूसरे वेक्टर के, या ऐसे हेड ऑफ वेक्टर A coincides with a tail of vector B, ठीक है। देखिए जैसे वेक्टर A है तो वैसे वेक्टर A लिख दिया हमने, और मैंने बोला कि इसको हम पैरेलल शिफ्ट कर सकते हैं ट्रांसलेशन ऑफ अ वेक्टर की प्रॉपर्टी से। तो मैं इसको क्या कर दे रहा हूं, पैरेलल शिफ्ट कर दे रहा हूं विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, है ना। और इसकी टेल को वेक्टर ए की हेड से मैंने कोइंसाइड कर दिया लाइक दिस, है ना। अगर ये यहां से 30 डिग्री एंगल बना रहे हैं दोनों बीच में, तो यहाँ पे 30 डिग्री बनेगा। तो ये वाला एंगल नहीं लेंगे, क्योंकि ये एंगल तो आपका ऑब्ट्यूज एंगल बन जाएगा, है ना। ये वाला एंगल नहीं लेंगे, मैंने बताया था आपको। एंगल आप हमेशा छोटा वाला लेंगे, मतलब कि इन दो एंगल में ये ऑब्ट्यूज है और ये एक्यूट, तो हमें एक्यूट एंगल लेना है, स्मॉलर होगा वही वाला एंगल लेते हैं हम बच्चों यहाँ पे, है ना। तो देखिए यहाँ पे ये वेक्टर ए हो गया और ये वेक्टर बी हो गया, ठीक है। और ये दोनों एक ही ऑर्डर में हैं, मतलब कि when two vectors are taken in same order, है ना, तब क्या होगा, तब इसकी टेल से लेके इस सेकेंड वेक्टर के हेड तक एक और वेक्टर, तीसरा वेक्टर होगा, वो क्या बता रहा होगा, इसका रिजल्टेंट, जो अभी हमने थोड़ी देर पहले हमने एक एग्जांपल में भी देखा था, है ना। तो ये होगा वेक्टर आर, और इस वेक्टर आर को हम क्या बोलेंगे, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, मतलब कि इस तरीके से एडिशन हो सकता है ना, जो दोनों का इफेक्ट बता रहा होगा, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में बता रहा होगा। बात समझ में आ रही है आपको। और ये एंगल इसका यहां से लेंगे, ना कि जिस एंगल, मतलब कि एंगल क्या बता रहा है, डायरेक्शन, तो डायरेक्शन बताने वाला एंगल वो हमेशा एक रिजल्टेंट तो है, रिजल्टेंट और जिसकी आपने टेल ली हुई है उसके बीच बनेगा, मतलब कि एक वेक्टर और रिजल्टेंट के बीच का एंगल जो है वो डायरेक्शन को शो करेगा। किसकी डायरेक्शन को, रिजल्टेंट की डायरेक्शन को शो करेगा। बात समझ में आ रही है। तो एक मेथड तो ये हो गई आपकी, व्हेन हेड ऑफ अ वेक्टर ए कोइंसाइड्स विद टेल ऑफ वेक्टर बी, मींस दोनों को ही हमको कैसे लेना है, सेम ऑर्डर में लेना है। तो इसको हम बच्चों क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं, जो हमने पैरेलल शिफ्ट किया हुआ है ना इसको, और उसके बाद हमने एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, इसको अरेंज इस तरीके से जब अरेंज किया हुआ है तो एक ट्राइंगल बना हुआ है, तो इसको हम बोलते हैं ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना। और इसका जो आर है, वेक्टर आर है, इसका डायरेक्शन तो आपको पता चल गया, है ना, डायरेक्शन और, लेकिन ये मैथमेटिकली भी निकालना पड़ेगा हमें, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड, ये हम एनालिटिकल मेथड से फाइंड आउट करेंगे। आर एंड थीटा यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, है ना। आर, वेक्टर आर को अगर मैंने आर लिख दिया, मतलब कि मॉड मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनालिटिकल मेथड। तो आज तो हम पढ़ नहीं रहे, वो हम कल पढ़ेंगे, है ना, कल पढ़ेंगे, मतलब नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आर एंड थीटा कैन बी कैलकुलेटेड बाय एनालिटिकल मेथड, क्लियर है बच्चों यहां तक, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गई। सेकेंड मेथड देख लीजिए। सेकेंड मेथड ये होगी बच्चों कि हम व्हेन टेल ऑफ वेक्टर ए coincides with tail of vector B, एक वेक्टर की टेल को दूसरे वेक्टर की टेल से ही हमको क्या कर देना, कोइंसाइड कर देना विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना। तो ये वेक्टर ए तो एज इट इज था जैसा था, और वेक्टर बी को हमको क्या करना है, पैरेलल शिफ्ट करके यहां ले आना, मतलब कि ऐसे, इससे, है ना, यहां नीचे ले आना है, तो ये हो जाएगा ऐसे, है ना, ये वेक्टर बी। अब इसका एडिशन कैसे करेंगे बच्चों, इसका एडिशन कैसे करेंगे हम, इसके पैरेलल हम एक वेक्टर,
है ना, इसके पैरेलल एक और वेक्टर, ठीक है, हम ए के हेड से खींचेंगे, ठीक है, जो कि डायरेक्शन वही रहेगी, मतलब कि उतने ही एंगल पे खींचेंगे। अगर ये 30 तो यहां से भी 30 डिग्री पे, और इसके पैरेलल एक वेक्टर हम दूसरे वेक्टर के हेड से खींचेंगे, ठीक है, और जहां पे भी कोइंसाइड करेगा वो पॉइंट, है ना, वो पॉइंट, वो इंटरसेक्शन पॉइंट को हम दोनों की ही टेल से, है ना, हम उस पॉइंट को मिला देंगे, और वो कहलाएगा बच्चों रिजल्टेंट वेक्टर, जो कि एडिशन होगा दोनों का, ठीक है। तो यहां पे ये जो वेक्टर ए है, इसके पैरेलल हमने ये ली है लाइन, ये वेक्टर है, ये भी वेक्टर ए की तरह एक्ट करेगा, और इसके पैरेलल ये जो हमने लाइन ली है, ये भी वेक्टर बी की तरह एक्ट करेगा, ठीक है। और आप देख पा रहे हो कि ये पैरेललोग्राम बना हुआ है, और इस तरीके से जब हम इस तरीके से अरेंज करके दो वेक्टर्स को, इसको कैलकुलेट करते हैं, इसका रिजल्टेंट कैलकुलेट करते हैं, मतलब कि r+a+b हम निकालते हैं, है ना, तो इसको हम बोलते हैं दिस इज पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। ये क्या है? पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा बच्चों, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में, है ना, यहां पे कि एक ही ऑर्डर में होना चाहिए। अगर ऑपोजिट ऑर्डर में ले लिया, मतलब कि इसको एक ही ऑर्डर में दो वेक्टर्स होना चाहिए, और उनका रिजल्टेंट जो है एक की टेल से दूसरे के हेड तक जाना चाहिए। लेकिन अगर आपने ऐसा ले लिया दिस, मतलब कि रिजल्टेंट को ही, ठीक है, रिजल्टेंट को ही आपने सेम ऑर्डर में ले लिया वेक्टर्स के, तो ये क्या हो जाएगा, इसका टोटल रिजल्टेंट जो है वो 0 हो जाएगा, मतलब टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया, 0 हो गया। 0 मतलब नल वेक्टर या 0 वेक्टर हो जाएगा, है ना। तो इसको सेम डायरेक्शन में नहीं लेना है एडिशन के लिए, है ना, इस चीज को ध्यान रखिएगा थोड़ा सा नोट करके, ठीक है। तो आपके ये दो लॉ हो गए बच्चों, एक हो गया ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, और एक हो गया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है। तो ये तो बच्चों हमने बात की जब दो वेक्टर्स एक दूसरे पे एक्ट कर रहे थे, एक डायरेक्शन में, ऑपोजिट डायरेक्शन में, और किसी एंगल पे, तब हमने वेक्टर का एडिशन देखा। अब अगर मान लीजिए बहुत सारे, 2 से ज्यादा वेक्टर्स हैं, है ना, तब क्या होगा, ठीक है, तब एडिशन कैसे करेंगे, तो आप ये नोट कीजिए, वो उसके बाद मैं आपको बताता हूं 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का एडिशन। जल्दी से नोट कीजिए बच्चों, when number of vectors act in different directions पे बहुत सारे वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं। सपोज मैंने एक एग्जांपल ले लिया, एक वेक्टर ये है, वेक्टर ए, एक कोई वेक्टर सपोज ऐसा है वेक्टर बी, ये कोई वेक्टर ऐसा है वेक्टर सी, है ना, ये कोई वेक्टर ऐसा है वेक्टर डी, ऐसा बहुत सारे वेक्टर्स हैं, हम यहाँ 4 वेक्टर्स ले ले रहे हैं, है ना। तो ये 4 वेक्टर्स हैं, इनका एडिशन देखना है हमें बाय जियोमेट्रिकल मेथड, ठीक है। तो इसको हमको सबसे पहले तो अरेंज करना पड़ेगा, और हम जानते हैं कि 2 या 2 से ज्यादा वेक्टर्स का जो इफेक्ट होता है वो एक सिंगल वेक्टर दिखाता है, जैसे हमने क्या बोल दिया बच्चों, रिजल्टेंट वेक्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको अरेंज करना है। अरेंज ऐसे करना है कि आपको पता है कि आपने 2 मेथड्स पढ़ रखी हैं, कौन कौन सी, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। तो इन दोनों में से ही कोई अप्लाई हो जाए, ठीक है। तो मैं आपको किसी एक चीज को ध्यान रखिएगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। तो मैं देखिए इसको अरेंज कर रहा हूं। सपोज मैंने देख दिया कि वेक्टर ए ये, अब मैं जैसे ऐड कर रहा हूं, है ना, मैं ए के बाद बी सी डी लगा रहा हूं। आपको अगर मान लीजिए ऐसा लगता है कि सी पहले आ जाएगा, अरेंज हो रहा है इसके साथ, तो आप सी अरेंज कर सकते हैं, ऐसा कोई जरूरी नहीं कि आप वही अरेंज करें। वेक्टर ए के साथ अभी मैं वेक्टर बी का टेल, कौन सा, वेक्टर ए के हेड के साथ वेक्टर बी का टेल, इसकी डायरेक्शन में चेंज किए बिना, यानी कि एंगल में चेंज किए बिना मैं लगा दे रहा हूं। ये वेक्टर बी हो गया। फिर उसके बाद वेक्टर सी भी मैं लगा दे रहा हूं लाइक दिस, है ना, यहां पे बना दे रहा हूं ताकि यहां बन जाएगा। ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर ए को मैं ऐसे बना दे रहा हूं लाइक दिस, ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में चेंज किए बिना। बी को मैंने वैसे लगा दिया, ठीक है। एरो जरूर बनाएंगे, लाइन नहीं बनाना है, एरो बनाना है आपको, है ना, एरो ही तो बताता है वेक्टर। और सी की टेल को बी के हेड से लगा दिया,
है ना, बिना डायरेक्शन में चेंज किए, ऐसे, है ना, कुछ ऐसा है। तो ये है ना, छोटा सा मैग्नीट्यूड है तो छोटा बना दिया आपने, ये हो गया वेक्टर सी। और ये वेक्टर डी है, और वेक्टर डी को मैं कैसा कर रहा हूं, ये वेक्टर डी। मुझे इस तरीके से इसको अरेंज करना था कि कहीं ना कहीं जाके जो वेक्टर है पूरा का पूरा, ये पूरा का पूरा जो वेक्टर्स का एडिशन हमको करना है, तो ये क्लोज हो जाए और क्लोज पॉलीगन बना दे, है ना। ये इसको हम क्या बोल रहे हैं, पॉलीगन। मतलब एक या एक से ज्यादा, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स अगर हम ले लेते हैं एडिशन में, तो उसको हम बोलते हैं बच्चों पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। क्या बोलेंगे, पॉलीगन लॉ, पॉली मतलब बहुत सारे, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ठीक है ना। मतलब हम वेक्टर एडिशन कर रहे हैं, ठीक है ना, बहुत सारे वेक्टर्स का। तो हमको ये अभी ओपन पॉलीगन है, ये क्या है अभी, ओपन पॉलीगन। अब इस ओपन पॉलीगन को मुझे क्या करना है, क्लोज करना है, और क्लोज कर करके मुझे एक इसका रिजल्टेंट चाहिए, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे इसको, सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूं, ए और बी का सबसे पहले रिजल्टेंट लूंगा मैं, ठीक है, ए और बी का रिजल्टेंट। तो ए और बी का रिजल्टेंट लेने के लिए मैं क्या करूंगा, ए और बी विद ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से एक वेक्टर ऐसा खींचूंगा लाइक दिस, जो कि क्या होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से ये इसका रिजल्टेंट होगा। रिजल्टेंट क्या होता है, दोनों का एडिशन। तो ये हो जाएगा सपोज ए प्लस बी। अभी मैं आर नाम नहीं दे रहा हूं क्योंकि अभी टोटल रिजल्टेंट नहीं आया, ठीक है। अब अगर हम देखें यहां पे a प्लस बी इन दोनों का वेक्टर एडिशन है और ये रिजल्टेंट है, लेकिन इसके हेड के साथ, मतलब कि ये जो एक नया वेक्टर बन गया, इसके हेड के साथ ये c लगा हुआ है, मतलब कि एक ही ऑर्डर में अब ये भी है, a प्लस बी के साथ c एक ऑर्डर में है ना। तो यहां पे a प्लस बी के साथ c है, तो ये बन जाएगा बच्चों क्या, इसका रिजल्टेंट मैं यहां से ले लेता हूं वापस से a से, ठीक है, और यहां से लगा देता हूं एक और वेक्टर लाइक दिस, है ना। तो a प्लस बी प्लस सी, a प्लस बी, और ये हो जाएगा प्लस सी, ठीक है। a प्लस बी को मैंने सेपरेट ले लिया पहले, a प्लस बी को क्या ले लिया पहले, सेपरेट, फिर उसके बाद ले लिया प्लस सी, ठीक। चलिए अब a प्लस बी अगर प्लस सी, ये वाला a प्लस बी प्लस सी रिजल्ट, इसका रिजल्टेंट देखा मैंने, तो ये एक वेक्टर हो गया, और ये वेक्टर है, और इसके साथ एक ही ऑर्डर में डी वेक्टर भी है ना। ये क्या है, डी वेक्टर। और इन दोनों का अगर मैं रिजल्टेंट लूंगा तो ये कुछ ऐसा आ जाएगा, और ये क्या होगा, फाइनल, है ना, ये क्या होगा, फाइनल रिजल्टेंट वेक्टर आर। क्यों, क्योंकि अब पॉलीगन क्या हो गया, क्लोज पॉलीगन हो गया। क्या हो गया, क्लोज पॉलीगन हो गया है ना। तो a प्लस बी प्लस सी था पहले, अब a प्लस बी प्लस सी प्लस डी हो गया, मतलब कि अब क्या हो गया है, a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, और ये किसके इक्वल हो गया, रिजल्टेंट के, जो रिजल्टेंट आपका आना था, मतलब कि फाइनल आंसर ये हो गया आपका। तो आपसे कोई पूछेगा पॉलीगन का, इनका बताइए रिजल्टेंट, तो रिजल्टेंट होगा ये, है ना। और डायरेक्शन क्या होगी इसकी, अगर ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से लोगे आप, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ से, तो ये जा रही है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, ये क्या जा रही है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ, रिजल्टेंट की डायरेक्शन। और ये रिजल्टेंट की डायरेक्शन आप कहां से ले रहे हो, इस एंगल, इस वेक्टर ए से, है ना। तो बात समझ में आ रही है बच्चों आपको। ये पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन था। पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ये कहता है कि अगर बहुत सारे वेक्टर्स अगर मान लीजिए एक ही प्लेन पे लाई कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं डिफरेंट एंगल से, ठीक है, तो उस पे सारे वेक्टर्स का ओपन पॉलीगन बनेगा। लेकिन हमको उस तरीके से अरेंज करना है कि उसका जो रिजल्टेंट हो वो एक क्लोज्ड पॉलीगन हो, है ना। और क्लोज्ड पॉलीगन जो होगा वही उसी का रिजल्टेंट आंसर होगा। बात समझ में आ रही है। क्लोज पॉलीगन का ही जो रिजल्टेंट होगा जो लास्ट में, वही उसका पूरे का आंसर होगा, वेक्टर एडिशन का आंसर होगा। बात समझ में आ रही है आपको। तो ये था पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक, तो हमने यहाँ पे क्या क्या पढ़ लिया बच्चों। हमने ये पढ़ा कि वेक्टर का एडिशन ज्योमेट्रिकल मेथड से कैसे हो सकता था,
हमने देखा जब वो सेम ऑर्डर पे हो, मतलब सेम डायरेक्शन में होंगे तो आर इक्वल्स टू ए प्लस बी, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्ट कर रहे होंगे तो आर इक्वल्स टू ए माइनस बी। ठीक है, फिर हमने अगर डिफरेंट एंगल पे अगर वेक्टर्स एक्ट कर रहे हैं तो फिर हमने देखा उन दोनों का एडिशन बाय ट्रायंगुलर लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और वाई पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। लेकिन बहुत सारे अगर मान लीजिए डिफरेंट एंगल पे एक्ट कर रहे हैं बहुत सारे वेक्टर्स, तो फिर हमने क्या लगाया, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। इसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं, है ना, फिर इसके बाद हम देखेंगे सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। ठीक है, तो नोट कीजिए जल्दी से। सी स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दिया है जैसे यहाँ पे द थ्री वेक्टर्स ए बी एंड सी आर रिप्रेजेंटेड इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बाय ओपी ओक्यू एंड ओएस, है ना, शोन इन फिगर। यहाँ पे देखिए ओपी ओक्यू और ओएस ये वेक्टर दिए हैं जिनको ए बी और सी बोला है। If a plus b is equals to 2c, then show that S is the midpoint of PQ. S is the midpoint of PQ. ये हमको शो करना है, मतलब कि PQ का मिड S है यदि a plus b is equals to 2c। ये कंडीशन लगाने के बाद ये आपको बोल रहा है क्वेश्चन, ये कंडीशन लगाइए a plus b is equals to 2c और प्रूव करके बताइए कि S is the midpoint of PQ। तो बच्चों यहाँ पे दो से ज्यादा वेक्टर ऐड कर रहे हैं, तीन वेक्टर ऐड कर रहे हैं, है ना, तो तीन वेक्टर ऐड कर रहे हैं, पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन जैसे हम बोल रहे हैं। लेकिन पॉलीगन लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन में भी हमने क्या लगाया था, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाया था बच्चों। तो यहाँ पे भी देखिए दो ट्रायंगल आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, है ना, ये वाले। ठीक है, बन तो तीन रहे हैं लेकिन यहाँ पे ये देखिए ओ पी एस और ओ क्यू एस, ये दो ट्रायंगल आपको बनते हुए नजर आ रहे हैं, है ना। तो सॉल्व करते हैं। ठीक है, सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, ओपीएस ट्राइंगल ले लेते हैं। इन ट्राइंगल ओपीएस, है ना। ओपीएस ट्राइंगल क्यों लिया हमने, क्योंकि देखिए यहाँ पे ओपी और पीएस एक सेम ऑर्डर में है ना, ओपी और पीएस एक सेम ऑर्डर में है, जबकि ओ से लेके एस तक, है ना, ओ एस ये क्या है, इन दोनों का के ऑपोजिट ऑर्डर में है ना। तो ये मतलब क्या कर रहा है, ए और ये पीएस, ओपी प्लस पीएस का ये क्या बता रहा है, रिजल्टेंट बता रहा है, कौन, ओएस। तो ओएस क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ओएस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओपी प्लस पीएस, ओपी वेक्टर ओपी प्लस वेक्टर पीएस। अभी आपने बताया ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना, बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन से, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से OS इक्वल्स टू OP प्लस PA, क्योंकि ये सेम ऑर्डर में थे और रिजल्टेंट का ऑपोजिट ऑर्डर में। सिमिलरली आप ट्राइंगल OQS देख सकते हैं यहाँ पे, है ना। तो ट्राइंगल नाउ एंड ट्राइंगल OQS तो यहाँ पे देखिए OQ और QS सेम ऑर्डर में है और OS जो है इनके ऑपोजिट ऑर्डर में, यानी कि फिर से रिजल्टेंट OS जो है अब की बार OQ और QS का है। तो OS फिर से रिजल्टेंट है लेकिन इस बार किसका, OQ, वेक्टर OQ प्लस वेक्टर QS का, है ना, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दूं अगर मैं, है ना, और दोनों को ऐड कर दूं। ऐड करने का रीजन ये है क्योंकि हमको कंडीशन ये वाली लगानी है, a प्लस बी इक्वल टू 2c, और OS क्या है यहाँ पे c, और मुझे चाहिए क्या, 2c। तो 2c के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 2c के लिए मुझे दोनों को ऐड करना पड़ेगा। तो ऑन एडिंग 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड से राइट हैंड साइड क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वेक्टर एएस प्लस वेक्टर एएस दैट इज 2 वेक्टर, तो वेक्टर ओएस प्लस वेक्टर ओएस दैट इज 2 वेक्टर ओएस, और यहाँ पे राइट साइड पे ओपी प्लस पीएस प्लस OQ प्लस QS, है ना, OP प्लस PS प्लस OQ प्लस QS। तो यहां पे देखिए बच्चों OS क्या है आपका, यहाँ पे आपको गिवन क्या क्या है, गिवन है आपको कि वेक्टर A जो है वो OP को रिप्रेजेंट कर, मतलब OP वेक्टर A को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, वेक्टर OP यानी कि वेक्टर A और OQ वेक्टर B और OS वेक्टर क्या है C। तो यहाँ पे OS की जगह क्या लिख दे रहा हूं मैं, OS की जगह वेक्टर C, 2 एज इट इज। OP की जगह लिख दे रहा हूं यहाँ पे वेक्टर A प्लस
और पीएस की जगह लिख दे रहा हूं क्या, पीएस की जगह पी से लेके एस, पीएस की जगह पीएस ही लिखेंगे हम यहाँ पे क्योंकि पीएस नहीं दिया है। ओक्यू की जगह क्या लिखेंगे, वेक्टर बी और क्यूएस, ठीक है, और क्यूएस की जगह क्यूएस ही लिखेंगे, कुछ नहीं है क्योंकि यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 2c है ना, 2c को 2c ही लिखे रहने दीजिए, और वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी को हम एज इट इज लिखेंगे, प्लस वेक्टर पी एस प्लस क्यू एस, ये लिखेंगे बच्चों हम। अब a प्लस बी की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, 2c, है ना, सिंस ए वेक्टर a प्लस वेक्टर b इज इक्वल टू 2c। अब समय आ गया कि इसको लगा दें हम, है ना, ये बोला था ना कि इफ ये है तो आप लगा बताइए कि एस इज द मिड पॉइंट, ठीक है। तो a प्लस बी की जगह क्या पुटअप कर दे रहे हैं बच्चों, हम 2c पुटअप कर दे रहे हैं, ठीक है, ये क्योंकि आपको ये गिवन है यहाँ पे, ठीक। तो इसकी जगह हमने क्या पुटअप कर दिया, 2c, और यहाँ पे 2c ऑलरेडी चल रहा था, प्लस साथ में ps चल रहा है प्लस qs चल रहा है। 2c को इस तरफ लेके आएंगे तो 2c माइनस 2c यहाँ पे क्या हो जाएगा, 0। इस साइड क्या चल रहा है, ps प्लस qs, है ना। यहां से यानी कि क्या कंडीशन बन रही है आपकी, ps इक्वल्स टू व्हाट, माइनस qs, है ना। ps इक्वल्स टू माइनस qs मतलब क्या, ps और qs इक्वल है, सबसे पहले तो ये ps और qs इक्वल है और ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो इक्वल है ना, इक्वल है मतलब कि क्या, s क्या है यहाँ पे देखिए, यहाँ p से s है, p से s और q से s, तो s क्या होगा, इसका मिड पॉइंट होगा, है ना। तो आप बोलोगे सिंस ps एंड qs आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, therefore s is the midpoint, s is the midpoint of ps, s is the midpoint of ps, ps का मिड पॉइंट होगा। बात समझ में आ रही है आपको, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, समझ में आ गया, तो नोट कीजिए जल्दी। सेकंड क्वेश्चन देखें। देखिए बच्चों, फिर एक क्वेश्चन दिया है जैसे ABCDEF is a regular hexagon, what is the value of AB plus AC plus AD plus AE plus AF, सब में वेक्टर लगा हुआ है ना। आपको ABCDF एक रेगुलर हेक्सागन दिया हुआ है ना, ABCDF मतलब कि ये हो जाएगा आपका AB, ये C, ये सपोज D, फिर यहां से यहां तक E, और यहां से यहां तक ये F, है ना, A। तो ABCDEF इस तरीके से कुछ बनाने की कोशिश की है मैंने, है ना। आप लोग अच्छे से बनाते होगे, मुझसे तो ऐसे ही बनाते बनता है, ठीक है। ये हो गया, ठीक। तो ABCDEF ये हो गया क्या, हेक्सागन, है ना, रेगुलर हेक्सागन। तो आपको ये इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो देखिए सॉल्यूशन में हम इसी को ले लेंगे क्योंकि आपको ये गिवन है AB प्लस AC प्लस AD प्लस AE प्लस AF। तो A से ही सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, है ना, A से सारी चीजें स्टार्ट हो रही हैं, मतलब कि A एक वेक्टर हो गया, AB जो हम ले रहे हैं ये एक वेक्टर हो जाएगा यहां से, ठीक है, और उसी से क्लोज पॉलीगन बन रहा है यहाँ पे, यानी कि हेक्सागन बन रहा है। A से किसी एक से बनता है ना, ये किसी एक से क्लोज करेगा, तो इस पॉइंट से कर रहा है सपोज, है ना। तो देखिए यहां से अगर सपोज मैं वेक्टर AB की बात करूं, यहाँ पे AB वेक्टर ये है आपका, है ना, तो इसको मैं एज इट इज लिख दे रहा हूं, प्लस AC को मैं ऐसे लिख सकता हूं कि सबसे पहले मैं क्या करता हूं, इनके डायगोनल्स जो होते हैं उनको ऑपोजिट कॉर्नर जो है डायगोनल्स मतलब कि मैं इनको मिला दे रहा हूं, ठीक है, ये मिला दिया मैंने, ठीक, ये मिला दिया ऐसे। अब बीच में कोई पॉइंट दे दिया O, है ना, इंटरसेक्टिंग एक मिड पॉइंट होता है ना। चलिए तो यहां पे देखिए अगर मैं AD प्लस DC ले लूं, ठीक है, अगर मैं AC को, ठीक है, अगर मैं बात कर रहा हूं AC की, तो AC को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्योंकि AC तो मुझे कहीं दिया नहीं है, यहाँ पे डायगोनल में भी नहीं आ रहा है, वो कोई वेक्टर ऐसे नहीं बना सकते हम जबरदस्ती। तो AD प्लस DC ले सकता हूं मैं, ठीक, AD प्लस DC। अभी डायरेक्शन नहीं पता क्योंकि मुझे, तो मैं क्या ले रहा हूं, AD प्लस DC, तो कोई ना कोई डायरेक्शन मुझे देनी पड़ेगी, क्यों, क्योंकि यहाँ पे A से शुरुआत हो रही है, तो मैं DA तो लूंगा नहीं, है ना। तो मैं क्या ले रहा हूं, AD प्लस DC। AC CD ले नहीं सकता था क्योंकि CD से स्टार्टिंग नहीं हो रहा है कुछ, AD जा रहा है फिर DC जाएगा भी, तो
है ना। तो मैं AC को ऐसे लिख सकता हूं AD प्लस DC। मैंने क्या लिख दिया, AC को A से लेके C तक को AD प्लस DC। अगर इसका रिजल्टेंट मुझे लेना होगा तो ऐसे ही लिखेंगे। प्लस AD को मैंने फिर एज इट इज लिख दिया। फिर AE की बात करते हैं हम। AE मतलब कि यहां से यहां तक का इसका रिजल्टेंट, तो हम क्या लिख सकते हैं, AD प्लस DE लिख सकते हैं। AD प्लस DE मतलब कि यहां से यहां तक तो जा ही रहा था, A से लेके D तक। अब D से E, ठीक है, D से E, तो हम क्या बोल देंगे यहाँ पे AE को AD प्लस DE, AD प्लस DE, ठीक है। चलिए, और AF एज इट इज था तो AF एज इट इज हो गया, ठीक। अब देखिए यहाँ पे मैं AB और DE को देखूं तो हेक्सागोनल के दो ऑपोजिट पैरेलल साइड्स हैं, है ना। और DE की डायरेक्शन आपको यहीं से समझ में आ गई। DE मतलब कि D से E और AB मतलब इस, यानी कि AB इक्वल्स टू व्हाट, माइनस DE। यहां समझ में आ रहा होगा आपको, ठीक है। सिमिलरली D से C था तो D से C, DC इज इक्वल्स टू व्हाट, इसका पैरेलल वेक्टर ये है, DC का पैरेलल वेक्टर ये है, और ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा क्योंकि A से F है, आपको यहाँ पे दिया हुआ है AF, तो माइनस साइन ये भी होगा, मतलब कि DC का नेगेटिव वेक्टर AF ही हो गया, है ना। तो मैं AB और DE को सबसे पहले एक साथ लिख सकता हूं, यानी कि इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया यहाँ पे कि पहले मैं AB प्लस DE को एक साथ लिख देता हूं, ठीक है, बाद में हम इसको काट देंगे। प्लस AD तीन AD हो गए यहाँ पे, तो ये तीन AD हो गए। प्लस DC और AF को एक साथ लिख दे रहा हूं मैं, DC और AF को साथ में लिख दे रहा हूं, तो DC प्लस AF, ठीक है। कुछ बचा, कुछ नहीं बचा, है ना, सारे हो गए ना। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 हो गए। चलिए, तो यहाँ पे AB और DE तो कैंसिल हो गए क्योंकि ऐसा था, तो ये कैंसिल हो गया आपके, है ना। ये जीरो वेक्टर लिख दिया, लिखना है तो आप लिख दीजिए, है ना, अदरवाइज रहने दीजिए। सिर्फ आपका क्या बचा यहाँ पे 3AD और 3AD, मतलब कि AD है इसका 3 टाइम्स, और AD क्या है, AO का डबल, है ना। AD क्या है, 2 ऑफ AO, है ना, और यहाँ 3 में चल ही रहा है मल्टीप्लाई में, तो 3 2 6 AO, ठीक है। ये इसका आंसर होगा, सिंप्लीफाइड फॉर्म होगा, है ना। वैल्यू क्या होगी इस पूरे की 6AO, है ना। क्यों, क्योंकि कभी भी हमको अगर वैल्यू पूछेगा और हमको इस तरीके से आपका वेक्टर बता तो आपको सेंटर के रिस्पेक्ट में ही बताना पड़ेगा, तो इसलिए हमने क्या बोल दिया 6AO, ठीक है। चलिए, समझ में आ गया तो जल्दी से नोट कीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो देखिए स्टूडेंट, एक क्वेश्चन दिया जैसे अ वेक्टर A हैज मैग्नीट्यूड 2 एंड अनदर वेक्टर B हैज मैग्नीट्यूड 3, these are perpendicular to each other. By vector diagram find the magnitude of 2 vector A plus B and show its direction in the diagram. ठीक है बच्चों, दो वेक्टर्स दिए हैं आपको, वेक्टर A और B एक दूसरे से कैसे हैं, वो परपेंडिकुलर है। सपोज मैंने बोल दिया कि ये वेक्टर A है, वेक्टर A, और ये वेक्टर है क्या, B। जब भी दो वेक्टर है ना एक दूसरे परपेंडिकुलर होते हैं, है ना, एक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे एक्ट कर रहे हैं दो परपेंडिकुलर वेक्टर्स, तो उनको हम बोलते हैं दोनों वेक्टर्स कैसे हैं, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स हैं। कौन से, ऑर्थोगोनल वेक्टर्स, ठीक है। तो एक दूसरे से परपेंडिकुलर है, जबकि आपको फाइंड क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर 2A प्लस B। बच्चों ध्यान रखिएगा, वेक्टर A है, अगर मान लीजिए मैंने बोला वेक्टर ये A है, तो इसका 2A मतलब कि स्केलर का 2 तो स्केलर वैल्यू होती है, स्केलर वैल्यू हमेशा मल्टीप्लाई हो जाती है, ध्यान रखिएगा, है ना। वेक्टर NA, है ना, अगर वेक्टर A से अगर मैं n का मल्टीप्लीकेशन करूंगा, n एक इंटीजर है ना, या NA प्लस, अगर मैं दोनों से कर रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, NA प्लस NB, जो सिंपल अलजेब्रा में बोलता है वैसे ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन मतलब कि वेक्टर A अगर इतना है तो इसका जस्ट डबल कर दोगे, है ना, तो ये वेक्टर 2A हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपसे 2A प्लस B का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है आपसे, तो आपको सबसे पहले तो इसको 2A करना पड़ेगा, तो 2A आप कर दीजिए, है ना। बनाने में तो वैसा कुछ नहीं, नाप के आप बना रहे, स्केल में आप लोगे, पर्टिकुलर स्केल में आप स्केल लोगे, जैसे कि वेक्टर A को आपने 1 सेंटीमीटर ले लिया, तो अब 2 सेंटीमीटर को आप क्या लोगे, 2A लोगे, है ना, तो ये 2A हो गया, क्लियर है।
चलिए उसके बाद आपसे बोल रहा है एंड शो इट्स डायरेक्शन इन द डायग्राम, और मैग्नीट्यूड सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है। ठीक है, किसकी? 2a प्लस बी की। 2a प्लस बी कब होगा? जब इन दोनों 2a में वेक्टर बी ऐड होगा, और वेक्टर बी ऐड कब होता है? वेक्टर बी ऐड कब होता है? जब हम इसको ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन या फिर पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते हैं, है ना। तो यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे लगा दीजिए, एक ही बात है। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको बच्चों? तो ऐसे ही बना हुआ है तो हम पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ही लगा देते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहां से एक, ठीक है, यहां से एक वेक्टर खींच देते हैं जो बी के पैरेलल है, जो कि वेक्टर बी की तरह ही एक्ट करेगा। ठीक है, और यहां से एक वेक्टर ये खींच देते हैं। ठीक है, लाइक दिस। ये अब यहाँ का जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, इन दोनों वेक्टर्स के बीच से हम क्या करेंगे, एक रिजल्टेंट ले लेंगे, और वो रिजल्टेंट आप जानते हैं 2a प्लस बी कहलाएगा बाय पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये आपका वेक्टर 2a हो गया, और ये वेक्टर b की तरह एक्ट करने लग गया है, और ये 2a प्लस बी है। ठीक है, और इसका मैग्नीट्यूड हमें फाइंड आउट करना है। ठीक, तो ये एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। अब आप क्या करो, इस पे पाइथागोरस थ्योरम जैसे हम लगा सकते थे वैसे लगा सकते हैं, है ना। जैसे कि सपोज मैंने बोल दिया वेक्टर 2a, इसको नाम भी दे दीजिए, सपोज OPQ ऐसे करके नाम दे दीजिए, है ना, इसको S दे दीजिए, OPQ। तो OP स्क्वायर, है ना, वेक्टर OP स्क्वायर OP स्क्वायर प्लस PQ, वेक्टर PQ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? OQ, वेक्टर OQ का मॉड का स्क्वायर। ठीक है, तो ये आपका OQ जो है वो 2a प्लस बी ही है, और उसका मैग्नीट्यूड आपको बोल रहा है 2a प्लस बी, और उसका मैग्नीट्यूड 2a प्लस बी का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जबकि OP क्या है? 2a, वेक्टर 2a होल स्क्वायर प्लस वेक्टर PQ होल स्क्वायर, PQ सॉरी, PQ की जगह क्या है? वेक्टर बी। और यहाँ पे वेक्टर A का मैग्नीट्यूड आपको दिया हुआ है 2, वेक्टर A का मैग्नीट्यूड 2 है, तो 2a का कितना हो गया? 4, है ना। तो जब भी ऐसा होता है तो ध्यान रखिएगा, वेक्टर A है तो A तो हट गया मॉड लगाने से, तो 2a स्क्वायर हो गया, है ना, 2a स्क्वायर। ठीक है, मतलब कि वेक्टर A की वैल्यू मैंने रख दिया 2, और उसके बाद मैंने लगा दिया क्या? मॉड, है ना, प्लस वेक्टर बी है ना, वेक्टर बी स्क्वायर भी लगेगा, 2 का स्क्वायर, वेक्टर बी है, और वेक्टर बी कितना दिया है बच्चों आपको? वेक्टर बी मतलब कि वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड 3, तो 3 का स्क्वायर, ये 2a प्लस बी का क्या हो जाएगा? होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये बच्चों हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 4 जा 16, है ना, प्लस 3 3 जा 9, ये क्या हो जाएगा आपका? 2a प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर। ठीक है, तो 2a प्लस बी का मैग्नीट्यूड चाहिए, मतलब मैग्नीट्यूड मतलब मॉड, स्क्वायर नहीं चाहिए। तो ये बच्चों टोटल 25 हो रहा था, और स्क्वायर हटा के यहाँ √25 √25, यानी कि 2a प्लस बी का मॉड यानी कि मैग्नीट्यूड हो गया आपका 5, जो भी होगा, सेंटीमीटर मीटर कहीं कुछ दिया नहीं यहाँ पे, है ना। तो ये क्या हो गया आंसर? 2a प्लस बी का मैग्नीट्यूड बताना था, और डायरेक्शन शो करनी थी, हमने डायरेक्शन ये शो कर दी डायग्राम में। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। ट्रायंगल लॉ भी लगा के कर सकते हैं। ट्रायंगल लॉ लगाते तो आप क्या करते, ये पूरे के पूरे पैक को आप पैरेलल शिफ्ट कर देते, इसकी टेल को यहाँ लगा देते, और ये ऐसे लगा देते, तो भी कोई बात नहीं थी। ठीक है, चलिए नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सी स्टूडेंट, क्वेश्चन दिया है आपको, गिवन वेक्टर A इक्वल्स टू 2i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप, एंड वेक्टर B इक्वल्स टू 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप, देन फाइंड फर्स्ट a प्लस b, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, देन a माइनस b सेकेंड, और यूनिट वेक्टर ऑफ बोथ 1 and 2। तो बच्चों देखिए, यहाँ पे आपको i कैप j कैप k कैप दिया हुआ है, वेक्टर a जो है इन तीनों के फॉर्म में दिया। तो मैंने आपको i कैप j कैप k कैप बताया था कि अगर मान लीजिए हम कोऑर्डिनेट x हम सेट ऑफ एक्सेस को अगर हम देखें, तो ये x y और z या कोई पार्टिकल है, मोशन कर रहा है 3 डायमेंशन। ठीक है, तो डायरेक्शन बताने के लिए, क्योंकि मैंने आपको बोला था एक वेक्टर अगर क्वांटिटी है तो उस वेक्टर को के कम में एक मैग्नीट्यूड होगा, यानी कि उसकी वैल्यू होगी, और डायरेक्शन में होगा, वो एक्ट कर रहा होगा। तो वेक्टर ए है तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड मतलब कि मॉड ऑफ ए,
और डायरेक्शन मतलब कि ए कैप, जो ए कैप से हमने डिनोट किया हुआ था, या फिर मॉड ऑफ ए मतलब कि मैग्नीट्यूड बस बचा, डायरेक्शन हट गई तो हम सिंपल ए बस लिख देते थे, ए कैप। तो ए कैप क्या होता था, ए वेक्टर अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर ए, है ना, यानी कि वेक्टर ए अपॉन मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना, उसका मैग्नीट्यूड। तो ध्यान रखिए बच्चों, वेक्टर ए अपॉन दिस, ये ए कैप होता था, ठीक है। और ये आई कैप, जे कैप, के कैप, ये क्या बताते थे, उसकी डायरेक्शन बताते थे। किसी भी आई कैप को मैंने बोल दिया, आई कैप, जे कैप, के कैप क्या है, ये आई कैप जो है एक्स की डायरेक्शन में कोई पार्टिकल कोई वेक्टर किसी पार्टिकल पे एक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये आई कैप की डायरेक्शन हो जाती थी, यानी कि अगर आई कैप लिख दिया यानी कि वो एक्स डायरेक्शन में के अलोंग, एक्स डायरेक्शन के अलोंग एक्ट कर रहा है। जे कैप लगा दिया यानी कि वाई डायरेक्शन के अलोंग, के कैप लगा दिया यानी कि जेड डायरेक्शन के अलोंग, और आई और जे बोल दिया यानी कि किसी प्लेन पे एक्ट कर रहा है। और आई जे के तीनों आ गया यानी कि एक पूरे के पूरे वॉल्यूम में, जैसे गैस के मॉलिक्यूल जो है इधर उधर घूम रहे होते, 3 डायमेंशनली वो एक्ट कर रहा है। तो ये 3 डायमेंशन का ही कोई आपका क्या होगा, किसी वेक्टर का इक्वेशन है, ठीक है। ये यूनिट वेक्टर्स आई जे के क्या होते हैं, यूनिट वेक्टर्स होते हैं, यूनिट वेक्टर्स। यूनिट वेक्टर्स इसलिए बोलते हैं इनको बच्चों क्योंकि इनका जो मॉड होता है, मैग्नीट्यूड, वो कितना होता है, 1 होता है ना। आई कैप, जे कैप, के कैप का मॉड क्या होता है, 1 होता है, और ये डायरेक्शन बताते हैं अलोंग एक्स वाई जेड, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या कर देते हैं, एडिशन देख लेते हैं। एडिशन क्या होगा, पहला पॉइंट, एडिशन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। तो वेक्टर ए यानी कि क्या है आपका 2i कैप माइनस जे कैप, जे कैप यानी कि क्या है, साथ कोई स्केलर कंपोनेंट नहीं है, ये 2 एक स्केलर कंपोनेंट है वेक्टर ए का, है ना, तो इसके साथ नहीं यानी कि 1 है, प्लस 3 के कैप ये दिया हुआ है, प्लस क्योंकि प्लस साइन था यहाँ पे, ए तो आपने पूरा का पूरा लिख दिया ये, प्लस वेक्टर बी यानी कि 3i कैप माइनस 2 जे कैप माइनस 2 के कैप, है ना, इसको ब्रैकेट में क्लोज कर दिया। अब सिर्फ i के साथ i वाला, i के कोफिशिएंट के साथ i का कोफिशिएंट ऐड होगा, है ना, मतलब कि ये 2i 3i के साथ ऐड होगा, तो 2i प्लस 3i दैट इज 5i, माइनस जे प्लस माइनस माइनस 2j तो माइनस 3j, है ना, प्लस 3k माइनस 2k यानी कि प्लस k कैप, 5i कैप माइनस 3j कैप एंड दिस प्लस k कैप। तो ये हो जाएगा वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, है ना, ये हो जाएगा क्या, ये आंसर हो गया आपका वेक्टर ए प्लस बी का। चलिए अब आपसे बोल रहा है सेकंड क्वेश्चन, ए माइनस बी यानी कि दोनों वेक्टर्स का आपको सब्सट्रैक्शन निकालना है। तो सेकंड हो गया आपका क्या, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, 2i कैप माइनस जे कैप प्लस 3k कैप, सिंपल एडिशन है यहाँ पे, माइनस 3i कैप माइनस 2j कैप माइनस 2k कैप। अब की बार माइनस कर देना है, तो 2i माइनस 3i दैट इज माइनस i कैप, माइनस जे माइनस माइनस प्लस प्लस 2j माइनस j प्लस 2j यानी कि माइनस j कैप, प्लस 3k माइनस माइनस प्लस 2, है ना, तो 3 प्लस 2 माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा, 5k कैप। ये क्या हो गया आपका वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी हो गया, ठीक है बच्चों, ये तो हो गया। इसके बाद है यूनिट वेक्टर ऑफ बोथ 1 and 2, दो जो आपने सॉल्व किए इनके यूनिट वेक्टर निकालने। यूनिट वेक्टर का मतलब मैंने अभी आपको बताया, यूनिट वेक्टर होता है क्या, कैप। अब किसी का भी हो, ठीक है, किसी का भी हो, कैप का मतलब ये है कि ऊपर वेक्टर रखना है और नीचे उसका मॉड निकालना है। तो बच्चों मॉड कैसे निकालते हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूं, है ना। चलिए तो मॉड कैसे निकालते हैं, अगर मान लीजिए मैंने बोला कि, है ना, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए निकालना है, मॉड्यूलस ऑफ वेक्टर ए, तो वो कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए का मॉड हम रूट ले लेते हैं बच्चों सबसे पहले, हालांकि मैं आगे चल के समझाऊंगा ही किसी न किसी वीडियो में, ठीक है ना। तो वेक्टर ए, इसके जो स्केलर कंपोनेंट है उन सब का स्क्वायर्स का, देखिए स्क्वायर्स का सम है, स्केलर कंपोनेंट ये है 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, यानी कि कितना हो जाएगा बच्चों, √4 प्लस माइनस 1 यानी कि 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, तो ये हो जाएगा बच्चों 9 4 13 14 √14, ठीक है। ये क्या होगा, मॉड ऑफ ए होगा, अगर मुझे मॉड ऑफ ए चाहिए होगा तो। लेकिन यहाँ पे मॉड ऑफ ए नहीं, यहाँ पे तो बोल रहा है 1 और 2 का आपको यूनिट वेक्टर निकालना है, यानी कि ए प्लस बी का और ए माइनस बी का यूनिट वेक्टर निकालना है। तो देखिए बच्चों यूनिट वेक्टर 1 और 2 का, ठीक है। तो ये ऐसे करना है, क्या करना है आपको, इनके जो स्केलर कंपोनेंट है आई जे के उनका स्क्वायर करके उनको ऐड कर देना है, ठीक है, और रूट के अंदर वो भी। तो ये हटा रहा हूं मैं क्योंकि मुझे निकालना ये नहीं था, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, ठीक है। तो थर्ड पॉइंट
क्या निकालना है आपको, यूनिट वेक्टर ऑफ बोथ। यूनिट वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर मैंने बोल दिया कि अगर a प्लस बी इक्वल्स टू सी कैप है, यूनिट वेक्टर में कैप लगता है, मान लो ये है ना से, तो सी कैप क्या होगा, वेक्टर सी अपॉन मॉडुलस ऑफ सी। वेक्टर सी आपका क्या है, a प्लस बी, तो आप एज इट इज लिख दोगे वेक्टर a प्लस वेक्टर बी। और मॉड ऑफ वेक्टर सी, तो मैंने आपको बताया मॉड ऑफ वेक्टर सी मतलब कि a प्लस बी का जो भी आया हुआ है उसके स्केलर कंपोनेंट का क्या, रूट के अंदर स्क्वायर्स का सम, यानी कि इनका स्केलर कंपोनेंट यानी कि 5 का स्क्वायर, ठीक है, -3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा बच्चों क्या, वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन ये हो जाएगा 25 प्लस 3 9 प्लस 1, तो ये हो जाएगा वेक्टर a प्लस वेक्टर b अपॉन 25 प्लस 9 दैट इज 34 एंड 1 35 रूट ओवर 35। ठीक है, तो इस तरीके सॉल्व करना है। तो ये वाला बच्चों भी आप सेकंड वाला क्वेश्चन जो है, सेकंड वाले का भी यूनिट वेक्टर ऐसे निकालना है आपको। ठीक है, ये आपका यूनिट वेक्टर हो गया किसका, यूनिट वेक्टर ऑफ a प्लस बी, है ना, फर्स्ट वाले का। अभी आपको a माइनस बी का निकालना है, तो आप खुद, मुझे लगता है कि आपको समझ में आ गया, तो आप निकाल लीजिएगा इसको। ठीक है, तो ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों। अब इसके बाद बच्चों प्रॉपर्टीज होती हैं, वेक्टर एडिशन की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो 2-3 प्रॉपर्टीज हैं और उनका प्रूफ देख लेते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम सब्सट्रैक्शन देखेंगे, तो जल्दी से देख लीजिए, जल्दी से नोट कर लीजिए बच्चों। प्रॉपर्टीज हैं वेक्टर्स एडिशन की, तो प्रॉपर्टीज ऑफ वेक्टर एडिशन, पहली प्रॉपर्टी कि वेक्टर्स ऑफ सेम नेचर अलोन कैन बी एडेड, मतलब कि सेम नेचर यानी कि सेम फिजिकल क्वांटिटी के वेक्टर्स ही क्या करेंगे, एक दूसरे से ऐड हो सकते हैं। मतलब कि फोर्स एक वेक्टर है ना, तो फोर्स को वेलोसिटी के वेक्टर से ऐड कर दोगे, वेलोसिटी वेक्टर से ऐसा नहीं हो सकता, फोर्स को फोर्स से ही ऐड करना पड़ेगा, वेलोसिटी के साथ वेलोसिटी का वेक्टर ही ऐड होगा। ठीक है, तो ये पहली प्रॉपर्टी थी, इसमें कुछ प्रूफ करने वाली बात नहीं थी। सेकंड प्रॉपर्टी है बच्चों, वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव। ठीक है, 2 वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स, एडिशन ऑफ 2 वेक्टर्स आर कम्यूटेटिव होते हैं 2 वेक्टर्स हमेशा। ठीक है, उन 2 वेक्टर्स का एडिशन। ठीक है, यानी कि 2 वेक्टर्स अगर a और b हैं तो उनका एडिशन जो होगा a प्लस b वो b प्लस a के इक्वल होगा। ठीक है, a प्लस b जो है वो b प्लस a के इक्वल होगा। तो कैसे होगा उसको हम प्रूफ कर देते हैं, प्रूफ करके देख लेते हैं, है ना। प्रूफ देखिए, यहाँ पे सपोज मैंने बोल दिया कि एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, उनका एडिशन देखना है हमको, तो एक वेक्टर b हमने ऐसे लगा दिए ताकि हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन देख सकें। ठीक है, और ठीक है ऐसा लगा दी हमने, कोई बात नहीं, है ना। अब इसके पैरेलल, या फिर हम ऐसे लगा देते तो और ज्यादा इजी हो जाएगा मुझे लगता है। हम ऐसा करते हैं, वेक्टर a और b दोनों की टेल कोइंसाइड्स कर देते हैं, है ना। अब इसमें पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगाते तो शायद ज्यादा इजी हो जाएगा। देखिए कैसे, a है और ये b है, a के पैरेलल यहां पे एक और वेक्टर खींचा आपने जो कि वेक्टर a की तरह एक्ट करेगा, है ना, और डायरेक्शन भी वही रहेगी। ठीक है, और b के पैरेलल एक और वेक्टर खींचेंगे अगर मान लीजिए डायरेक्शन को चेंज किए बिना, है ना। मैग्नीट्यूड भी सेम है यहाँ पे और डायरेक्शन भी दोनों की सेम है ना। तो आप जानते हैं जब 2 पॉइंट ऐसे पैरेलल एक दूसरे से इंटरसेक्ट कर रहे होंगे तो उनकी जो कोइंसाइड टेल है उससे एक लाइन खींचेंगे इनके इंटरसेक्टिंग पॉइंट की तरफ से, जो रिजल्टेंट बताएगी क्या, a प्लस बी को, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, है ना। ये क्योंकि ये वेक्टर b की तरह एक्ट करने लगे तो वेक्टर a प्लस b, जो पहले लिखा है वही हम पहले लिखते हैं, वेक्टर a प्लस वेक्टर b, तो ये हो गया a प्लस b। ठीक है, तो अभी हम नहीं लिख रहे इसको क्योंकि हमने नाम दे देते हैं हम इसको, क्योंकि हमको तो ये तो प्रूफ करना है, O P Q S, इसको ऐसे नाम दे देते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए 2 आपको ट्रायंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं फिर से। तो इन ट्रायंगल OPQ देखें, अगर OPQ तो OP प्लस PQ इक्वल्स टू OQ, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, है ना।
OP प्लस PQ इज इक्वल टू व्हाट, OQ, ठीक है, बाय ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, है ना, वेक्टर एडिशन अगर हम देखें, ठीक है, तो ये हो जाएगा। और OP क्या है आपका, वेक्टर A, और PQ क्या है, वेक्टर B। तो ये वेक्टर A प्लस वेक्टर B इक्वल्स टू व्हाट, OQ, है ना, ये ले लिया आपने। चलिए अब ट्राइंगल ये वाला ले लेते हैं हम, कौन सा ट्राइंगल, OSQ, ठीक है। नाउ एंड ट्राइंगल OSQ लोगे तो आप क्या लोगे, OS, वेक्टर OS प्लस SQ, है ना, वेक्टर OS प्लस SQ, ये दो सेम ऑर्डर में थे और इसके ऑपोजिट ऑर्डर में ये OQ, है ना, ये OQ हो गया बच्चों, ये आपको दिख गया होगा अब तो, है ना। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दी। और OS क्या है बच्चों, वेक्टर B है, ये वेक्टर B, और SQ क्या है, वेक्टर A है ना, S से Q वेक्टर A इक्वल्स टू OQ, इसको इक्वेशन नंबर 2। राइट साइड से इक्वल है यहाँ पे OQ, तो देखिए लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएंगे, है ना। ऐसे तो हम जानते हैं, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड से इक्वल तो राइट हैंड साइड भी इक्वल, राइट हैंड साइड से इक्वल है तो लेफ्ट हैंड साइड भी, तो A प्लस B ये B प्लस A के इक्वल हो गया। तो कम्यूटेटिव लॉ बोलते हैं इसको, ये प्रूफ हो गया। कहीं दो वेक्टर्स हमेशा उनका एडिशन कैसा रहता है, कम्यूटेटिव रहता है, ठीक है। चलिए इसके बाद एक और प्रॉपर्टी है, एडिशन ऑफ थ्री वेक्टर्स हैं, है ना, तो वो हमेशा वेक्टर्स का एडिशन कैसा रहता है, एसोसिएटिव भी होता है। तो ये इसको नोट कीजिए, फिर मैं वो बताता हूँ। थर्ड है क्या, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव मतलब कि अगर मान लीजिए बहुत सारे वेक्टर्स है, सपोज मैंने 3 ले लिया, जिसमें से 2 वेक्टर एक साथ है पहले, है ना, 2 वेक्टर यानी कि पहले ही ऐड है और उसमें तीसरा वेक्टर ऐड कर दें, तो उसके बाद क्या हो सकता है, ये किसके इक्वल हो सकता है, अगर मान लीजिए पहले वेक्टर को बाकी 2 बचे हुए वेक्टर के एडिशन, ऑलरेडी एडिशन के साथ ऐड कर दे, तो दोनों तब भी इक्वल होंगे, है ना। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं कैसे होगा। सपोज मैंने बोल दिया कि 2 वेक्टर्स हैं, उनकी ग्रुपिंग कैसे भी हो, वेक्टर एडिशन हमेशा एसोसिएटिव होता है, यही बोलता है। देखिए यहाँ पे वेक्टर A ले लिया आपने, सपोज ये वेक्टर A, और इसके साथ मैंने एक और लगा दिया, सपोज ये वेक्टर, ये क्या है, B है, ठीक है। तो इन दोनों की जो ग्रुपिंग होगी, मतलब कि वेक्टर A प्लस B, इसका रिजल्टेंट होगा ऑब्वियसली, तो इसका रिजल्टेंट आप बनाओगे वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है। तो अब ये जो वेक्टर A प्लस B है, अलोन एक सिंगल वेक्टर, इसके साथ आप एक और सिंगल वेक्टर C ऐड कर रहे हो, जो कि एक ही ऑर्डर में होना चाहिए, तो ये वेक्टर C हो गया, है ना। अब इसका जो रिजल्टेंट लोगे वेक्टर A प्लस B और C का, तो वो रिजल्टेंट क्या आएगा आपका, आप डॉटेड लाइन से भी बना सकते हो उसको समझने के लिए, ठीक है। तो ये क्या हो, ये कौन सा वेक्टर होगा आपका, A प्लस B प्लस वेक्टर A प्लस B को एक साथ ले लिया पहले आपने, फिर वेक्टर ये C होगा आपका, है ना। नाम भी देते चलो साथ में, O P Q S R, इसलिए नहीं देती, R से हम रिजल्टेंट को डिनोट करने लग गए हैं, ठीक है। तो ये A प्लस B प्लस C इस तरीके से कुछ हमने बना दिया, है ना। तो देखिए यहाँ पे A प्लस B प्लस C ये हो गया है यहाँ पे, ठीक है, और ये क्या कहला रहा है, A प्लस B, ठीक है। तो देखिए अगर मैं इसको डिनोट करता, तो डिनोट करूंगा तो कैसे, आप जानते हैं इन ट्राइंगल, यहाँ पे 2 ट्राइंगल बनते हुए नजर आ रहे हैं मुझे, कौन कौन से, एक ये वाला ट्राइंगल और एक ये वाला ट्राइंगल। तो ट्राइंगल OPQ में देखूं, है ना। अब ये तो आपने ग्राफ से समझ लिया, मैथमेटिकली हमको लिखना भी पड़ता है, तो आप क्या बोलोगे, इन ट्राइंगल OPQ, तो OP प्लस PQ, है ना, OP प्लस PQ, ये क्या हो जाएगा, OQ, ठीक है, OQ यहां लिख दे रहा हूं, OQ, ठीक है। ये दोनों सेम ऑर्डर में थे, इसके ऑपोजिट ऑर्डर, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा आपका, वेक्टर A प्लस वेक्टर B OPQ में, है ना। अब इन ट्राइंगल OQS, है ना, इन ट्राइंगल OQS में OS वेक्टर किसके इक्वल हो जाएगा, ये रिजल्टेंट होगा किसका, OQ प्लस QS के, OQ प्लस QS के। और OQ अभी आपने निकाला कितना है, वेक्टर A प्लस B, है ना। OQ क्या है, वेक्टर A प्लस वेक्टर B, ठीक है, प्लस QS क्या है आपका, Q से लेके S वेक्टर C, ये हो गया,
ठीक, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दीजिए क्योंकि हमको इसके इक्वल में ये प्रूफ करना है। अब अगर बच्चों सपोज मैं बीच में और ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन एक और लगा सकता हूं, मैं कैसे, P से लेके S, देखिए PQ प्लस QS, इसका भी तो रिजल्टेंट ले सकता हूं। तो मैं यहां से अगर एक रिजल्टेंट निकाल लूं ऐसे, तो क्या हो जाएगा, इन ट्राइंगल देखें, अभी दो ट्राइंगल यहां फिर बनेंगे ये वाले, तो ये वाला ट्राइंगल देख लीजिए PQS, एक नया ट्राइंगल बन रहा है, एन ट्राइंगल PQS, PQS, तो क्या हो जाएगा, सेम ऑर्डर में है PQ और QS और इसके ऑपोजिट ऑर्डर में ये, तो यानी कि ये रिजल्टेंट होगा। तो ये रिजल्टेंट क्या हो जाएगा, PQ प्लस QS, है ना, इज इक्वल टू PS, PS इज इक्वल टू व्हाट, PQ प्लस QS, और PQ क्या है बच्चों, वेक्टर B है ना, ये क्या है, वेक्टर B है, और QS क्या है, वेक्टर C है। ठीक है, ये हो गया आपका। एक और एंगल बन रहा है, एक और ट्राइंगल बन रहा है बच्चों, क्या, OPS, इन ट्राइंगल OPS ले लो, इन ट्राइंगल OPS। अगर आप देखो तो ये देखिए, ये भी एक सेम ऑर्डर में बन रहा है, OP प्लस PS इज इक्वल टू OS, इसके ऑपोजिट ये क्या बना रहा है, ये रिजल्टेंट बना रहा है। तो OS वेक्टर OS इज इक्वल टू व्हाट, OP प्लस PS, सेम ऑर्डर में है, OP प्लस PS, हाँ PS, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे OP क्या है, वेक्टर A है, और PS, ये PS क्या है, इन दोनों का एडिशन B प्लस C, है ना, ये क्या है, इन दोनों का एडिशन वेक्टर B प्लस वेक्टर C, जो कि आपने अभी ये निकाला PS, यानी कि PS की जगह क्या लिखूंगा, ब्रैकेट के अंदर वेक्टर B प्लस C, इक्वेशन नंबर 1 2। तो देख रहे हैं आप, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड क्या हो जाएंगे, इक्वल, है ना। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, है ना, लिख दे रहा हूं, हालांकि आपको समझ में तो आ ही गया होगा, A प्लस बी पहले ले लिया आपने, फिर वेक्टर C को अलोन ऐड किया, तो ये इक्वल होगा किसके, पहले आपने वेक्टर A को अलोन ले लिया और B और C के एडिशन को उसके साथ ऐड कर दिया, है ना। तो ये क्या कहलाती है, कौन सी प्रॉपर्टी है बच्चों, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ वेक्टर एडिशन। ठीक है, तो ये बच्चों 3 प्रॉपर्टीज थी वेक्टर एडिशन की, ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। एडिशन के बाद आता है बच्चों क्या, सब्सट्रैक्शन थोड़ा सा 5 मिनट का है, वो जल्दी समझ लीजिए। एक्चुअली जो सब्सट्रैक्शन है वो भी एडिशन ही होता है, वेक्टर एडिशन ही होता है ना। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर मैं जल्दी से बताता हूं उसको। तो सी स्टूडेंट, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स देख लेते हैं। सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर एक्चुअली क्या होता है, एडिशन ही होता है दो वेक्टर्स का, है ना। मैंने बोल दिया कि एक वेक्टर A माइनस बी, मतलब कि एक वेक्टर B को अगर A से सब्सट्रैक्ट कर रहा हूं, ये एडिशन ही है दो वेक्टर्स का। कैसे, वेक्टर A तो एज इट इज, ठीक है, और B के सामने माइनस लगा हुआ है, माइनस लगा हुआ है तो मैंने आपको बताया था माइनस लग जाए वेक्टर के आगे, यानी कि उसके ये वेक्टर B का नेगेटिव वेक्टर होगा, यानी कि प्लस मैं लिख दूंगा माइनस B। यहाँ पे माइनस B क्या है बच्चों, नेगेटिव वेक्टर ऑफ वेक्टर B, नेगेटिव वेक्टर या फिर ऑपोजिट वेक्टर भी बोलते हैं, है ना, ऑफ वेक्टर B। वेक्टर B का नेगेटिव वेक्टर को हम इससे डिनोट करते हैं, मतलब कि B अगर ऐसा होगा तो बिना मैग्नीट्यूड में चेंज किए बस डायरेक्शन को ऑपोजिट कर देना है, तो ये माइनस B होगा। ठीक है, तो देखिए अगर इसका एडिशन लेना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मैंने लिया वेक्टर A और इसी के साथ अगर मैं ऐसा ले लेता तो ये वेक्टर B और इसका ये रिजल्टेंट क्या कहला रहा था अभी तक ट्राइंगल लॉ से, A प्लस B। लेकिन अब मुझे A माइनस A के साथ ऐड करना है नेगेटिव वेक्टर ऑफ B। नेगेटिव वेक्टर ऑफ B मतलब कि इसी के साथ या तो ऐसे लगा सकते थे या तो ऐसे भी लगा सकते थे। तो इसी को मैं क्या कर देता हूं, मैग्नीट्यूड में चेंज किए बिना इसको मैं क्या कर दूंगा, 180 डिग्री शिफ्ट कर दूंगा, है ना। तो ये हो जाएगा कैसा, ऐसे, ठीक, मैग्नीट्यूड सेम है जितना था, बस डायरेक्शन मैंने ऑपोजिट कर दिए, तो ये बन जाएगा क्या, माइनस B। ठीक, अब पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से या फिर ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से, दोनों सेम ऑर्डर पे हैं, है ना। तो इनके ऑपोजिट ऑर्डर में मैं एक लाइन खींच सकता हूं, यानी कि एक वेक्टर मैं ड्रॉ कर सकता हूं यहाँ पे, जो कि क्या होगा, इसका रिजल्टेंट वेक्टर A प्लस माइनस वेक्टर B। ठीक है, तो ये सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर कहलाता है, मतलब कि वेक्टर B को आपने वेक्टर A से इस तरीके से सब्सट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, तो ये होता है, इस तरीके से हमको सब्सट्रैक्शन करना है ऑपोजिट डायरेक्शन में लेके। ठीक है, चलिए अब इसके बाद
इसके बाद बच्चों इसमें एक चीज और, हमने प्रॉपर्टी जो पढ़ी हुई है सबसे पहले एडिशन की, सब्सट्रैक्शन में ये प्रॉपर्टीज नहीं लगती हैं। कौन कौन सी? कम्यूटेटिव, मतलब कि एडिशन में आप कम्यूटेटिव में आपने देखा था a प्लस बी इक्वल टू बी प्लस ए, लेकिन a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सब्सट्रैक्शन में बच्चों जो वेक्टर बड़ा है उसी से, जो वेक्टर मैग्नीट्यूड में बड़ा है उसी से वेक्टर, छोटा वाला वेक्टर सब्सट्रैक्ट होगा। अगर b बड़ा होता तो वेक्टर b माइनस ए होता, लेकिन यहाँ पे a बड़ा है तो a माइनस बी, तो यहाँ पे तो b माइनस ए है तो बड़ा नहीं होगा। ठीक है, तो मतलब ये ऐसे इक्वल नहीं होगा, a माइनस बी इक्वल टू बी माइनस ए नहीं होता है। ये कम्यूटेटिव मतलब कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स डज नॉट ओबे या फॉलो कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ को ये फॉलो नहीं करेगा। ठीक है, ये कौन? सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स। सेकंड है क्या? एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी मतलब कि एक वेक्टर a माइनस बी, पहले इन दोनों को सब्सट्रैक्ट किया, फिर इन दोनों के सब्सट्रैक्शन में तीसरा वेक्टर सब्सट्रैक्ट किया। तो ये कैसा होना चाहिए फिर कि a माइनस बी माइनस सी, ये ऐसा होना चाहिए, है ना। तो ये भी ऐसा नहीं होगा, तो ये भी इक्वल नहीं होगा, यानी कि सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर डज नॉट ओबे, डज नॉट फॉलो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑल्सो। ठीक है, तो ये था बच्चों सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स और उसकी कुछ कंडीशंस। अब बच्चों इस पे एक छोटा सा न्यूमेरिकल देखते हैं, लास्ट, आज के वीडियो का वो लास्ट रहेगा, जल्दी से नोट कीजिए। सी, एक क्वेश्चन दिया है आपको, a particle is performing uniform circular motion, what will be the change in its velocity after 1/4 rotation। बच्चों एक चीज ध्यान रखिएगा, सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स क्या बताता है? दो वेक्टर्स के बीच में सब्सट्रैक्शन, लाइक दो वेलोसिटीज हैं, वेलोसिटीज के बीच में सब्सट्रैक्शन, यानी कि v2 माइनस v1, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी। तो ये क्या कहलाती है बच्चों? रिलेटिव वेलोसिटी। मतलब कि दो कोई ऑब्जेक्ट हैं उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी होगी, है ना। मतलब कि अगर मान लो एक ऑब्जेक्ट है जो इस तरफ जा रहा है और दूसरा ऑब्जेक्ट इस तरफ जा रहा है अलग अलग वेलोसिटी से, तो उनके बीच में रिलेटिव वेलोसिटी, मतलब कि उनकी एक दूसरे के रिस्पेक्ट में ए की वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू बी कितनी है। ठीक है, ये हम बताते हैं। ठीक, या फिर मोमेंटम में चेंज बताते हैं, मतलब चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन एनी वेक्टर क्वांटिटी, ये बताता है सब्सट्रैक्शन ऑफ वेक्टर। तो यहाँ पे आपसे बच्चों एक क्वेश्चन सीधा पूछ रहा है कि एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, ऐसे ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है। ठीक है, और व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स वेलोसिटी आफ्टर 1/4 रोटेशन। 1/4 रोटेशन के बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी। ठीक है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कर रहा है अगर मान लीजिए, तो आप जानते ये हो गया हाफ, ये हो गया हाफ। ठीक है, ये अगर ये हाफ है तो ये क्या होगा, इसका 1/4, मतलब कि ये पॉइंट ए ले लिया और ये पॉइंट बी, तो ए से बी आने में उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी। मतलब ए में अगर मैंने बोल दिया कि वेलोसिटी v1 है ना, ये लीनियर वेलोसिटी होती है बच्चों, है ना। हम एंगुलर वेलोसिटी भी पढ़ेंगे रोटेशनल मोशन ऑफ पार्टिकल में, है ना। और बी पे ये लीनियर वेलोसिटी कितनी होगी, v2। ठीक है ना, ये क्या होगी, v2। सपोज मान लिया हमने ए पे पार्टिकल की वेलोसिटी v1 और b पे v2 होगी, जो टेंजेंशियल निकालते हैं। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे मैंने बोला कि स्पीड है, स्पीड तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, इन यूनिफॉर्म मोशन, अब सर्कुलर मोशन है अगर मान लीजिए, इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन स्पीड तो सेम होती है। स्पीड सेम इसलिए होती है हर पॉइंट्स पे क्योंकि वो स्पीड है जिसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड सब में सेम होता है, उसमें डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। लेकिन वेलोसिटी हर पॉइंट पे चेंज होती रहती है, वेलोसिटी चेंजेस एट ऑल पॉइंट्स। ठीक है ना, बट वेलोसिटी चेंजेस एट ऑल पॉइंट्स। पॉइंट्स पे, हर पॉइंट पे वेलोसिटी चेंज हो रही होती है। तो कैसे चेंज हो रही होती है, क्योंकि वेलोसिटी मतलब कि स्पीड विद डायरेक्शन, मतलब कि मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है। तो आपने बोला मैग्नीट्यूड तो सेम है, स्पीड सेम है, लेकिन डायरेक्शन देखिए हर पॉइंट पे कैसे हो रही है, चेंज, क्योंकि टेंजेंट उसको चेंज कर रहा है, टेंजेंशियल कंपोनेंट तो वही बताता है। यहाँ पे अलग है, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे ऐसे, फिर यहाँ ऐसे, है ना। तो हर पॉइंट पे वेलोसिटी डायरेक्शन की वजह से चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड की वजह से नहीं, है ना। तो देखिए 1/4 रोटेशन के बाद आपसे पूछ रहा है कि वेलोसिटी कितनी
हो जाएगी। तो इसके लिए मैं क्या करता हूं, v2 वेक्टर जो है, v2 वेक्टर को सपोज मैंने ऐसे बना दिया, ये पॉइंट ले लिया मैंने एट पॉइंट बी, ठीक है, नाम दे देते हैं इसको सपोज ऐसे, ये बी पॉइंट पे तो ये बी हो गया और यहां से यहां तक मैंने बोल लिया सी पॉइंट है, ठीक है। तो बी से सी वेक्टर बी एक्ट कर रहा है और ये वेक्टर ए पॉइंट से, है ना, ए से लेके डी ले लिया हमने, ए से लेके डी, लेकिन ये ऐसे जा रहे हैं। अगर मैं इसको ऑपोजिट ले लेता तो माइनस भी होता, अगर मैं इसको ऑपोजिट लेता तो ये ऐसे बन जाता, और इसको मैं शिफ्ट कर सकता हूं, इसकी टेल को इसके हेड से शिफ्ट मैं क्या कर देता हूं, कोइंसाइड कर देता हूं, क्योंकि मुझे तो ऐड करना है। तो ये हो गई v1, सॉरी ये हो गई v2 और ये क्या हो गई माइनस v1। क्यों? क्योंकि वेक्टर v1 ऐसा है तो उसका ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में मैंने शिफ्ट कर दिया पहले, फिर उसको ऑपोजिट ले लिया, है ना, या फिर पहले ऑपोजिट कर दो फिर शिफ्ट कर दो, तो ये v हो गया। तो v से लेके मैंने बोल दी कहाँ ये d है, ठीक। तो इसका रिजल्टेंट वेक्टर क्या होगा, ये एक सेम ऑर्डर में, तो ये क्या हो जाएगा, इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में, मतलब ऑपोजिट ऑर्डर में हमने ये ले लिया रिजल्टेंट bd, जो कि bd क्या होगा, bd होगा आपका bc वेक्टर, b से c वेक्टर प्लस c से d वेक्टर। तो b से c क्या है, v2 प्लस v1 माइनस v1 लोगे आप, क्या लोगे, c से लेके d माइनस v1 वेक्टर, ठीक है। तो ये क्या थी। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं बोल रहा हूं कि ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में मैग्नीट्यूड तो सेम रहेगा, v1 इज इक्वल टू v2 इज इक्वल टू व्हाट, v, है ना, सिर्फ डायरेक्शन हर पॉइंट पे चेंज हो रही है, मैग्नीट्यूड तो हर पॉइंट पे सेम हो गया, तो मैंने सपोज v बोल दिया इसको, ठीक है। तो v2 की जगह भी मैं क्या ले लूंगा, v ले लूंगा, ठीक है, v2 की जगह मैं क्या ले सकता हूँ v, लेकिन मॉड में, चलिए अभी नहीं लिखते इसको, ठीक है। अब देखिए अगर मान लीजिए मैं इस पे ये वाले ट्राइंगल पे, इस ट्राइंगल पे, इन ट्राइंगल बीसीडी, इन ट्राइंगल बीसीडी, आपको 90 डिग्री दिख रहा है, पाइथागोरस थ्योरम लगाने की कोशिश करूं तो मॉड ऑफ बीडी स्क्वायर, मॉड ऑफ बीडी स्क्वायर क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड का बस क्योंकि स्क्वायर होता है, बीसी स्क्वायर, वेक्टर बीसी के मॉड का स्क्वायर प्लस वेक्टर सीडी के मॉड का स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ पे v2 मैंने जो, v2 तो ठीक है, v1 जो लिया है ये माइनस में लिया है, तो माइनस v1 भी v ही होगा, क्योंकि माइनस हट जाता मॉड के अंदर। तो bd की जगह मैं क्या लिख दूंगा, bd की जगह तो bd लिखे रहने देते हैं, bd वेक्टर है, ठीक है, क्योंकि वेलोसिटी वेक्टर है, इसका रिजल्टेंट वेलोसिटी है, ये क्या है, रिजल्टेंट वेलोसिटी, है ना, या वेक्टर हटा के ऐसे भी लिख सकते हो, bd स्क्वायर इक्वल्स टू bc, bc कितना है बच्चों, bc आपका मैंने अभी बोल दिया v है, तो ये v स्क्वायर हो गया, प्लस cd, cd भी कितना है, v है, क्योंकि वेक्टर v1 लेंगे आप यहाँ पे, वेक्टर मॉड ले रहे हैं, मतलब कि मॉड ऑफ माइनस v1 और मॉड ऑफ v2, ठीक है ना। तो यहाँ पे bc की जगह तो v2 ही पुटअप करते, v2 की जगह हम क्या पुटअप कर रहे हैं, मॉड ऑफ v2 की जगह v, तो v स्क्वायर प्लस v स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा आपका 2v स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करोगे, सॉरी रूट लोगे आप, तो ये क्या हो जाएगा, bd इज इक्वल टू √2 इंटू v, ठीक है। तो ये इसका आंसर होगा, ठीक। तो ये था बच्चों वेक्टर एडिशन बाय जियोमेट्रिकल मेथड, है ना, जिसमें हमने सब्सट्रैक्शन भी देख लिया, कुछ प्रॉपर्टीज भी देख ली, ठीक है। अब बच्चों इसकी एक मेथड और बाकी, एनालिटिकल मेथड, जो हम ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन और पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन के लिए देखेंगे, है ना, नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही, थैंक यू।